चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रॉस इनकम। तो देखिए ये जो टॉपिक है इनरोल्ड एजेंट पार्ट 2 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ग्रॉस इनकम को आपने समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सर इनकम में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं और किन किन चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं। देखिए क्योंकि अगर आप टैक्सेशन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली 100% डे 1 से क्लियर होना चाहिए कि कौन सी इनकम के ऊपर हमें टैक्स देना है। तो देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, डेफिनेशन आपके सामने मेंशन है द इंटरनल रेवेन्यू कोड IRC। तो IRC मतलब IRS के द्वारा प्रिस्क्राइब कोड है, ऐसा समझिए अभी आप रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ग्रॉस इनकम एज ऑल इनकम फ्रॉम वॉट एवर सोर्स डिराइव एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। अब ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि एज पर IRC कोड हर प्रकार की इनकम टैक्सेबल होगी एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर रूल में किसी इनकम को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया जाए, किसके रूल्स में? IRC के कोड में अगर किसी इनकम को स्पेसिफिकली मना कर दिया जाए, उस इनकम को छोड़कर हर प्रकार की इनकम जनरेट होती है। अब सोचिए एक बिजनेस करने वाला पर्सन किन किन सोर्सेस से अपनी इनकम को डिराइव कर सकता है। आप अब बोलेंगे सर जैसे इंडियन इनकम टैक्स आपने अगर थोड़ा पढ़ा हो तो आपको लगेगा सर रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हमने बेच दी उससे हमें कोई कैपिटल गेन हो गया, शेयर मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो हम थोड़ा सा ना यहाँ पर एक सेक्शन स्पेसिफाइड है क्योंकि हमें US के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यहाँ आपको एक सेक्शन 61 दिख रहा होगा बोर्ड पे। सेक्शन 61A एन्यूमरेट्स टाइप्स ऑफ इनकम दैट कॉन्स्टिट्यूट ग्रॉस इनकम। तो ये आपको एक लिस्ट ऑफ इनकम दी है। देखिए ये लिस्ट जो है एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये तो केवल आपको एक रेफरेंस के लिए दी गई कि मेजॉरिटी ये वाली इनकम क्या होती है ग्रॉस इनकम में कंसीडर की जाती है। जैसे सबसे पहले कॉम्पनसेशन फॉर सर्विसेज। अब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं इंक्लूडिंग फीस, कमीशन, और साथ में एक वर्ड लिखा है फ्रिंज बेनिफिट। तो कुछ चीज़ों को मैं आपको हाईलाइट करते जाऊंगा। फ्रिंज बेनिफिट जैसे सर फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में काम करते और कंपनी के डायरेक्टर ने आपको एक पर्सनल कार दे दी कि आप उससे ऑफिस आ सकते, पर्सनल कार आपको यूज़ करने के लिए दी। तो ये क्या है? एक प्रकार का फ्रिंज बेनिफिट। तो किसी भी प्रकार की कॉम्पनसेशन मिल रहा है अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको वहाँ से कॉम्पनसेशन मिल रहा है, वेजेस मिल रही, सर्विस मिल रही है, सो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। तो पहली इनकम हो गई सर सर्विस, सैलरी, कॉम्पनसेशन, रेम्यूनरेशन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सर ग्रॉस इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो दूसरी इनकम की हम बात कर रहे हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम बिजनेस। थोड़ा सा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप इंडिया में हेड पढ़ते थे ना, अगर आपने थोड़ा सा इंडिया का इनकम टैक्स पढ़ा हो, जैसे कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, PGBP, प्रॉफिट गेन इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, सैलरी, यहाँ ऐसे कोई हेड्स नहीं है। यहाँ आपको सेक्शन 61A में स्पेसिफाइड है और पहली लाइन हमने पढ़ा ऑल द इनकम एक्सेप्ट अदरवाइज, मतलब हर प्रकार की इनकम। आप सोचिए आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको रास्ते में एक बैग पड़ा हुआ मिल जाए और $1 लाख आपको मिल जाए, तो IRS के अकॉर्डिंग उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ स्पेसिफाइड है कि जब तक किसी इनकम को स्पेसिफिकली किसी रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जम्प्ट नहीं किया जाता है वो इनकम टैक्सेबल होगी। अब जैसे मान के चलिए हम अगर एग्जांपल लें, मान के चलिए आपको कोई इंश्योरेंस प्रोसीड रिसीव हो जाती है। मान के चलिए आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम लिया उस और वो जो मैच्योरिटी पे आपको पेमेंट मिल जाता है, तो अगर IRS ने IRC के कोड के अकॉर्डिंग उसको एग्जम्प्ट कर रखा है तो वो क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि सर जब तक एज पर IRC इंटरनल रेवेन्यू कोड किसी पर्टिकुलर इनकम को
एग्जम्प्ट नहीं करता है। हर प्रकार की इनकम के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी हमने दो बातें पढ़ी सर, कॉम्पनसेशन फॉर सर्विसेज, उसके बाद ग्रॉस इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस। फिर आप किसी प्रॉपर्टी में डील करते हैं, वो भी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट इनकम है, रेंट आपको मिल रहा है, रॉयल्टीज मिल रही हैं, ये सब ग्रॉस इनकम बताया जा रहा है। डिविडेंड, एन्यूटीज, फिक्स पेंशन जैसे आपको मिल रहा है, इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस एंड इंडाउनमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आगे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिकली कौन कौन सी इनकम को एग्जाम किया गया। ये तो लिस्ट है जिसको हम इनकम बोलते हैं। इनकम फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ इंडेफिनिट्स, कोई लोन आपने ले रखा था और लोन आपको क्या कर दिया गया कि आज हम आपको फॉरगिव करते, रेमिटेंस दे देते हैं, रेमिशन दे देते हैं, आपको लोन का रीपेमेंट नहीं करना है, तो डिस्चार्ज ऑफ इंडेप्स। डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर ऑफ पार्टनरशिप ग्रॉस इनकम, पार्टनरशिप में आप पार्टनर हैं, जो पार्टनर प्रॉफिट कमाती है उसमें आपको भी तो कुछ हिस्सा मिलता होगा, तो वो भी क्या है, ग्रॉस इनकम है। तो ये आपको लिस्ट दी गई है। इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसेंडेंट, कोई पर्सन है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, अब उसकी डेथ हो गई, तो अब उसकी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जनरेट हो रही, तो वो उस पर्सन की तो नहीं, उसके डिसेंडेंट की, उसकी जो आने वाली पीढ़ी है तो उसको जो इनकम है। तो यहाँ पे सारे आपको इंटरेस्ट ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड कोई इनकम है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर प्रकार की इनकम एज पर दी IRC क्या होती है, टैक्सेबल होती है। स्पेसिफिकली अगर किसी इनकम को एग्जम्प्ट किया है, उसी इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। तो आज जो हमने स्टार्टिंग में पहला वर्ड पढ़ा, पहला वर्ड आप जो पढ़ के आ रहे हैं IRC, एक तो आपको इंटरनल रेवेन्यू कोड को अच्छे से समझना है, जिसमें कि क्या बोला गया है, वॉट एवर सोर्स डिराइव एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनरोल्ड एजेंट की जो एग्जामिनेशन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ चीज़ों को मगअप नहीं करना है, यहाँ आपने चीज़ों को क्रैमिंग नहीं करना है कि सर हमने चीज़ों को याद कर लिया, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अब आप अगर एग्जाम में कंफ्यूज हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सर ने बोला था वॉट एवर सोर्स, IRC के कोड के अकॉर्डिंग सेक्शन 61A हर प्रकार की इनकम को टैक्सेबल करता है अनलेस स्टैट्यूटरीली स्पेसिफिक प्रोवाइड्स फॉर देयर एक्सक्लूजन। तो अगर जहां एक्सक्लूजन है उसी इनकम को टैक्सेबल नहीं करना है। वॉट एवर सोर्स, सर वॉट एवर सोर्स हमको रेंटिंग हो रही है, हमें फार्मिंग से हो रही है, हमें शेयर मार्केट से हो रही है, सैलरी हो रही है, प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, रेंटल है, इंटरेस्ट, वॉट एवर सोर्स आपको याद नहीं करना, केवल क्या याद रखना है, स्पेसिफिकली जब हम स्पेसिफिक सेक्शन में आएंगे कि सर ये वाली जो इनकम है इसके ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्म है, इंडिविजुअल को जब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है तो 1040 एक US में फॉर्म है, पूरा फॉर्म हम पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो 1040 US में अगर इंडिविजुअल को इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, 1040 में अपना रिटर्न फाइल करना होता है। तो अभी हमने सिर्फ ज़्यादा कोई डिटेल डिस्कशन नहीं किया, आज हम है ना पूरे ग्रॉस इनकम के बेस को बहुत अच्छे से बना लेंगे। देखिए अगर एक अच्छी इमारत आपको खड़ी करना है तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अभी ग्रॉस इनकम के बाद कुछ और टर्मिनोलॉजीज को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस इनकम। तो देखिए बिजनेस इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें ग्रॉस रिसिप्ट होती होगी। सर लेट्स से हम गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं तो गारमेंट्स के बिजनेस को से आपको क्या होगा, कपड़े, गारमेंट्स, शर्ट वो आप सेल करेंगे तो उसकी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसके बाद देखिए बिजनेस इनकम में एक कॉन्सेप्ट और दिया है, अदर ग्रॉस इनकम। जैसे कोई रेंटल एक्टिविटीज है, रेंट आपको मिल रहा है। आप सोचिए रेंट आपकी एक पैसिव इनकम भी हो सकती है और एक एक्टिव इनकम भी हो सकती है। पैसिव इनकम मतलब आप उसमें मटेरियली पार्टिसिपेट नहीं करते, आपने क्या कर रखा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उस प्रॉपर्टी को आपने क्या कर दिया है, किराए पे चढ़ा दिया।
लेकिन अगर आपका मेजर काम, आप सोचिए आपका तो काम ही यही है सर, आप क्या करते हैं, गोडाउन्स वगैरह बनाते हैं, उसको रेंट पे देते हैं, मतलब अगर आप एक्टिवली क्या करते हैं, रेंटल इनकम ही अर्न करते हैं, तो वो फिर आपकी एक्टिव बिजनेस इनकम में कंसीडर कर ली जाती है। तो यहां पर बिजनेस इनकम में आपको क्या दिया है, ग्रॉस सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कई स्टूडेंट ऐसा हो सकते हैं कि जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं हो, तो सीओजीएस कैसे निकलता है, तो सीओजीएस को हम समझ लेते हैं सर, सीओजीएस कैसे निकलता है। तो यहां पे लिख देते हैं, सबसे पहले तो आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा हो सकता है लास्ट ईयर का, ओपनिंग स्टॉक, लेट्स से आपके पास $10,000 का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था लास्ट ईयर। हम जैसे अभी 2022 में है, तो लास्ट ईयर को ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, हमने ऐड कर दिया इसमें ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने परचेस किए आप उसको प्लस कीजिए। सर हमने $50,000 की परचेस की है ना, ये 50,000। अब कई बार एग्जाम में ना इन दोनों का टोटल आपको दे दिया जाता है। मान के चलिए आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं, आप माल खरीद के बेचते हैं, लास्ट ईयर का माल बचा हुआ 10,000 पड़ा था, सर करंट ईयर में 50 खरीदा, इस 60,000 को क्या बोलेंगे, 10 + 50 ओपनिंग प्लस परचेस, तो ध्यान रखिए इसको बोल सकते हैं हम अवेलेबल फॉर सेल। क्या बोलेंगे, अरे आप 60,000 से ज्यादा का माल तो नहीं बेच सकते ना इस साल में, 10,000 + 50,000 60,000 इट इज अवेलेबल फॉर सेल। और मान के चलिए लेस, हमने जब ईयर एंड में गए तो क्लोजिंग स्टॉक को आपने यहां से माइनस कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, लेट्स से 20,000 का माल पड़ा हुआ है, आपने फिजिकली गोडाउन में जाके काउंट किया तो 10 + 50 60 में से 20 बचा हुआ, मतलब 40 क्या है आपने बेच दिए, इस 40 को ही हम क्या बोलेंगे, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कई बार एमसीक्यू में कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज कई बार आपको रिक्वायर्ड हो सकता है। तो सर हम बात कर रहे थे बिजनेस इनकम में कि आपको ग्रॉस सेल्स में से क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अदर ग्रॉस इनकम जब ये दोनों जोड़ दी जाएगी तो आपकी क्या आ जाएगी, बिजनेस इनकम का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सर ये जो बिजनेस इनकम हम पढ़ रहे थे, ग्रॉस इनकम डिराइव फ्रॉम दी बिजनेस, हम अभी पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हम अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बेसिस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सर हमने जो पढ़ा क्या उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। एग्जाम में ये की सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, एमसीक्यू, नो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सर स्टेट एंड लोकल टैक्स कलेक्टेड। अब ये मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, कॉमन सेंस आपको लगाना है। अभी आप सोचो कि आप इंडिया में हो और आप कोई भी गुड सेल करते हो, या मान के चलो आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको फीस मिलती है, ये फीस आपको मिली 10,000 की, प्लस आपने उसके ऊपर जीएसटी लगाया, अभी हम यूएस में बाद में जाएंगे, 5,000 या 500 का जीएसटी लगा दिया। तो आपने क्या किया, कस्टमर को 10,500 का बिल रिस कर दिया। सर 10,000 आपकी फीस थी और 500 आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता ना, आप बिल पे देखते होंगे। तो ये 10,500 हमने कलेक्ट कर लिया कस्टमर से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे टैक्स किस्ते पे लेगा, वो आपसे 10K पे लेने वाला है या 10,500 पे लेने वाला है, आपको सोचना। अगर एमसीक्यू में यही आ जाए कि वहां पर भी तो स्टेट होती, अमेरिका में जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने अलग लोकल लेवल के सेल्स टैक्स वो चार्ज करते होंगे, तो आप जो भी गुड्स बेचते हैं वहां का लोकल टैक्स लगाते हैं और कस्टमर से रिसीव करते हैं, और वो टैक्स का पोर्शन क्या आप खुद रख लेते हैं? नहीं सर, हम थोड़ी रखते हैं, हम तो उसको क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को जमा करा देते हैं। तो जीएसटी भी तो ऐसे ही है, थोड़ा सा इंडिया का लॉजिक लगाना है। तो सर इसका मतलब हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी,
10,000 होगी। 500 हमने क्या किया है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कलेक्ट किया है। तो अगर स्टेट एंड लोकल टैक्स कलेक्टेड है तो वो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको आपने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो अगर आप बिजनेस इनकम में सेल्स के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो बेटा सेल्स टैक्स इज नॉट योर इनकम, सेल टैक्स इज जस्ट यू आर कलेक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। यू आर मतलब यू आर अ प्योर एजेंट, यू आर जस्ट कलेक्टिंग द लोकल टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप इसको स्टेट गवर्नमेंट को वापस कर देंगे, तो दैट्स व्हाई ये आपकी ग्रॉस इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। थ्योरी में भी वही लिखा है, स्टेट एंड लोकल सेल्स टैक्स इम्पोज्ड ऑन बायर which are required to be collected and paid to state or local government are not income. When sales is completed, the amount of sales tax charged to the customer become a liability. So this is not your income, it is your liability. तो सेल्स टैक्स जो आप कलेक्ट करते हैं वो आपकी क्या मानी जाती है, लाइबिलिटीज मानी जाती है। हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ डेट। आप सोचिए डिस्चार्ज ऑफ डेट को हम इनकम कैसे मानेंगे। सपोज दैट आपने लोन लिया, एग्जांपल से आपने लोन लिया, आपने बैंक ऑफ अमेरिका से लोन ले लिया, बैंक ऑफ अमेरिका, सर हमने $10,000 का लोन लिया, ये आपने $10,000 का लोन लिया। अब लोन लेने के बाद बिकॉज आपके पास आपने अटॉर्नीज का काम कर रखा था, आपके पास अटॉर्नी का लाइसेंस था, आपने कुछ समय बाद बैंक को सर्विस प्रोवाइड करी, आपने बिकॉज यू हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपने बैंक को क्या दी, सर्विसेज दी, और बैंक ने उस सर्विसेज के बदले में जो आपने लोन लिया था उसको क्या कर दिया, डिस्चार्ज मान लिया। तो अब मुझे बताइए, अल्टीमेटली आपने किसी से लोन लिया और उसको बदले में सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो ये क्या है, एक प्रकार की आपकी इनकम ही तो है। आप बदले में कैश न लेते हुए पहले लोन ले लिया, उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड करी। तो डिस्चार्ज ऑफ डेट में अगर कोई सर्विस परफॉर्म की जाती है टू सेटिस्फाई डेट, द डेटर मस्ट रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ डेट एज ए इनकम। तो ये जो $10,000 का लोन था यही आपकी क्या मान ली जाएगी, ग्रॉस इनकम कंसीडर कर लिया जाएगा। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने बैंक से लोन लिया और लोन के बदले में हमने बैंक को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो जितना अमाउंट लोन हमें डिस्चार्ज मान लिया गया वही हमारी क्या है, इनकम है। सर ऐसा होता कि बैंक से लोन तो हमने 10,000 लिया और हमने 3,000 रुपए का कैश में पेमेंट कर दिया और बाकी के लिए जो रिमेनिंग अमाउंट था उसको उन्होंने मान लिया, डिस्चार्ज मान लिया। तो ये जो 7,000 रिमेनिंग है ना, यही आपकी क्या मानी जाएगी। तो सर 10 में से 3,000 का आपने कैश पेमेंट कर दिया और 7,000 के लिए आपने अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर ली, तो टू द एक्सटेंट डेटर परफॉर्म सर्विस टू द सेटिस्फाई द डेट, डेटर मस्ट रिकॉग्नाइज एज अ ग्रॉस इनकम। तो ये आपकी क्या मान ली जाएगी, ग्रॉस इनकम कंसीडर कर ली जाएगी। तो ये डिस्चार्ज ऑफ डेट का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। नाउ अगला कंसेप्ट आ रहा है सर असाइनमेंट ऑफ इनकम। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि यहां पर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। असाइनमेंट मतलब इनकम का असाइनमेंट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, इनकम के असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट मतलब किसी दूसरे को दे देना। आप सोचो आप ये बन गए, एनरोल्ड एजेंट का आपके पास लाइसेंस आ गया, अब एक क्लाइंट के लिए आपने टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन की सर्विसेज उसको प्रोवाइड की और लेट से आपने यहां पे $1,500 अपनी फीस है आपकी, रिटर्न फाइल करते हैं, कॉर्पोरेट का रिटर्न फाइल करते हैं और $15,000 आप क्या करते हैं, रिटर्न फाइलिंग के चार्जेस लेते हैं।
आपका नाम मिस्टर एलेक्स है, मान के चलना ये मिस्टर एलेक्स। मिस्टर एलेक्स एक एनरोल्ड एजेंट है, उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड किसकी करी सर? रिटर्न फाइल की। बिल कितना है? 1500 का। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि $1500 मुझे मत दो, ये $1500 मेरे सन को दे दो, जो मिस्टर एलेक्स के सन है। तो मुझे बताइए सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? मिस्टर एलेक्स। इनकम किसने अर्न किया? मिस्टर एलेक्स। लेकिन उस इनकम का अगर असाइनमेंट किसको कर दिया जाए, किसी और को कर दिया जाए, स्टिल वो इनकम उस पर्सन की मानी जाएगी जिस पर्सन ने इस इनकम को क्या किया है? अर्न किया है। तो असाइनमेंट ऑफ इनकम का ये कॉन्सेप्ट है। थ्योरी पढ़े सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे लेक्चर को आप आराम से अपने मोबाइल में लगाकर सुन लीजिए, आपको थ्योरी के टेक्निकल पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। अब आपके दिमाग में आया सर जिसने इनकम अर्न करी है किसी थर्ड पर्सन को असाइन कर दे तो भी इनकम उस पर्सन के हैंड पे टैक्सेबल की जाती है जिसने उसको अर्न किया। अब थ्योरी क्या बोलती है? ग्रॉस इनकम इंक्लूड्स इनकम एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सपेयर। क्या लिखा है सर? एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सपेयर इवन दो द इनकम इज रिसीव बाई अदर टैक्सपेयर। तो सर इनकम रिसीव करना इज नॉट एन क्राइटेरिया, इनकम रिसीव करना इज नॉट एन क्राइटेरिया, एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्सपेयर है ना। दिस डॉक्ट्रिन impose the tax on the income who earned, लाइन को ध्यान रखना, earn, who earn, जिसने क्या की? इनकम को अर्न किया वही, और रिसीव कोई थर्ड पर्सन कर ले, कोई अदर पर्सन कर ले तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोड्यूस द राइट टू रिसीव इट और एंजॉय द बेनिफिट व्हेन पेड और कंट्रोल प्रॉपर्टी दैट इज सोर्स। तो ध्यान रखिए इसको इनकम को ट्रांसफर कर देने भर से, इनकम को किसी थर्ड पर्सन को असाइनमेंट कर देने भर से उस पर्सन की वो इनकम नहीं होती है। इनकम तो हम उसी पर्सन के लिए टैक्सेबल करेंगे जो इसको क्या कर रहा है सर? अर्न कर रहा है। अब एग्जांपल, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है असाइनमेंट ऑफ इनकम। आप नोटिस कर रहे हैं मैं एक वर्ड के ऊपर बड़ा फोकस कर रहा हूं, असाइनमेंट ऑफ इनकम। मैंने अभी ये नहीं बोला असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको, ध्यान रखना, इसका समझाऊंगा प्रॉपर्टी का। तो अभी हम उसके ऊपर फोकस ना करें, हमें किसके ऊपर फोकस करना है? इनकम के ऊपर। सर अभी प्रॉपर्टी के ऊपर इसलिए फोकस नहीं करें क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि सर इनकम का असाइनमेंट और प्रॉपर्टी का असाइनमेंट क्या डिफरेंस है। तो ये एग्जांपल है असाइनमेंट ऑफ इनकम। तो यहां एक एग्जांपल है, स्विफ्ट ए लाइफ इंश्योरेंस सेल्स पर्सन, वो कोई लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट हो सकता है। डायरेक्ट हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर को क्या बोलता है? टू पे हिज कमीशन टू हिज डॉटर। अब बताइए, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब आप कर रहे हैं, आपको कमीशन मिलना चाहिए, लेकिन आपने उस इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, रिक्वेस्ट कर दी कि जो कमीशन है वो किसको दी जाए? डॉटर को दी जाए। तो मुझे बताइए स्टिल इनकम किसकी मानी जाएगी? क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इनकम का असाइनमेंट कर रहे हैं। द कमीशन पेड टू द स्विफ्ट डॉटर और ग्रॉस इनकम टू स्विफ्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, द डॉक्ट्रिन अप्लाई टू इनकम अर्न्ड बाय द पर्सनल सर्विस और डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अब एक वर्ड और आ रहा है, ये जो डॉक्ट्रिन है दो चीजों के ऊपर लगता है, चाहे आप पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम अर्न कर रहे हो। मैंने बोला था ना दो बात के ऊपर फोकस करूंगा, पर्सनल सर्विस और डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी। सर मेरे पास एक शेयर है, $1000 के शेयर है, उसके ऊपर कोई डिविडेंड इनकम होती है और वो मैं
अगर मेरी बेटी के नाम से, मेरी डॉटर के नाम से ट्रांसफर कर दूं, स्टिल वो इनकम क्या होगी, मेरी होगी, क्योंकि यहां पर हम उस शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर रहे। देखिए एग्जांपल, असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड ऑन दी सिक्योरिटीज, बहुत अच्छा एग्जांपल है। फिर मैं आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर का भी एग्जांपल समझाऊंगा। टैक्स पेयर मेक्स ए गिफ्ट ऑफ इंटरेस्ट अर्न। सर हमने यहां पे क्या गिफ्ट किया है बेटा, हमने है ना इंटरेस्ट जो कमाया था उसको गिफ्ट किया है। क्या हमने सिक्योरिटी को गिफ्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं सर, हम इनकम को गिफ्ट कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर रहे हैं। टैक्स पेयर मेक्स ए गिफ्ट ऑफ इंटरेस्ट earned on securities to her 20-year-old daughter who attend college. The interest is gross income to the taxpayer. ध्यान रखिए, अगर कोई गिफ्ट के रूप में इनकम ट्रांसफर कर दी जाए या कोई पर्सनल सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी उसकी इनकम भी ट्रांसफर कर दी जाए, स्टिल जिसने अर्न करी है उस टैक्स पेयर को ही टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात नहीं हो रही। सर प्रॉपर्टी ट्रांसफर का एग्जांपल, अगला एग्जांपल ध्यान से समझो। प्रॉपर्टी ट्रांसफर, असाइनमेंट ऑफ इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट इज इफेक्टिव टू शिफ्ट द ग्रॉस इनकम टू द असाइनिंग। टैक्स पेयर गिव अंडरलाइंग सिक्योरिटी। अब देखिए यहां पर हमने सीधे सिक्योरिटी क्या करी, टैक्स पेयर गिव्स द अंडरलाइंग सिक्योरिटी टू हर 20-year-old डॉटर। इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर द ट्रांसफर इज ग्रॉस इनकम टू दी डॉटर। मतलब यहां पर उस पर्सन ने किसी कंपनी के डिबेंचर हो सकते हैं आपके पास, किसी कंपनी के बॉन्ड हो सकते हैं, उन बॉन्ड और डिबेंचर को आपने अपनी डॉटर को ट्रांसफर कर दिया। अब उस सिक्योरिटी के ऊपर जो इनकम अर्न कर रही है डॉटर, वो डॉटर के हैंड पे टैक्सेबल नहीं है। ट्रांसफर जिस पर्सन ने ट्रांसफर किया है उसके हैंड पे टैक्सेबल नहीं, वो किसके हैंड पे टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरी के हैंड पे। तो ध्यान रखिए, अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है और ट्रांसफर करने के बाद कोई इनकम अर्न की जाती है, तो वो जिस पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। तो वो किसके हैंड पे टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरी। लेकिन पहले एग्जांपल में हमने क्या समझा कि हमने सिक्योरिटी को ट्रांसफर नहीं किया, हमने उससे अर्न किया, इंटरेस्ट ट्रांसफर किए। तो एक नटशेल में बताऊं, अर्न करने के बाद कुछ भी ट्रांसफर करो आपको ही टैक्स देना है। ट्रांसफर करने के बाद किसी थर्ड पर्सन ने कोई अर्न किया, उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जैसे यहां पर फादर ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी उसके ऊपर इनकम ट्रांसफर के बाद अर्न की, तो डॉटर को क्या देना पड़ा था, टैक्स की पेमेंट करनी पड़ी। तो ये था सर असाइनमेंट के 3 एग्जाम्पल के बेसिस पे मैंने आपको चीजें समझाई। तो लेक्चर को अगर ध्यान से अंडरस्टैंड आप करेंगे तो आप डेफिनेटली सारी चीजों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए अब हम एक और चलिए एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, फिर हम है ना कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। रेंटल इनकम। तो सिंपल बात मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं कि देखिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो टैक्स पेयर है वो अपनी टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन अक्रूवल बेसिस पे करता है या कैश बेसिस पे करता है। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर अक्रूवल बेसिस पे कर रहा है तो कुछ पॉइंट्स हमें यहां पे हाईलाइट करने पड़ेंगे। ये पॉइंट्स को आप अपने नोट डाउन में, नोट्स में मेंशन कर लेना। वैसे मैंने ये आपको सारी नोट्स तो देने ही हैं, और समरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम आपको समरी नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो सारे समरी नोट्स को अगर आपने इस लेक्चर को सुनने के बाद जस्ट 1 रीडिंग ऑफ समरी नोट्स उसको आप पढ़ लीजिए, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में अमाउंट रिसीव्ड और अक्रूड एज ए रेंट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस इनकम, ये तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर कैश बेसिस टैक्स पेयर है, रिपोर्ट रेंट इनकम इन द ईयर इज रिसीव। सर एग्जांपल मान के चलिए $1000 आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी और उसका किराया था $1000 पर मंथ। तो सर 12 महीने के हिसाब से
$24,000 सॉरी $1,000 में आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दिए और 12 महीने के लिए दिए, तो 12 मंथ के हिसाब से आपकी इनकम होना चाहिए 12,000। लेकिन अगर आपने पेमेंट रिसीव कर लिया, पेमेंट आपने रिसीव कर लिया 14,000, तो सर कितना टैक्स दें? तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी एडवांस रेंट आपने रिसीव कर लिया, प्रीपेड रेंट, वो जिस ईयर में आप रिसीव करते हैं उसी ईयर में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम वो कितनी मानी जाएगी? यहां पे 14,000 मानी। एक गोल्डन वर्ड याद रख लो, चाहे आप अक्रूवल बेसिस पे कर रहे हो अकाउंटिंग, चाहे आप कैश बेसिस पे कर रहे हो, कोई भी प्रीपेड रेंट अगर आपको आने वाले समय का मिल गया है, अगले साल का, तो वो दोनों के लिए टैक्सेबल होता है। यहां लिखा हुआ साफ, इस लाइन को हाईलाइट कर लेना, हाउएवर प्रीपेड रेंट इज इनकम व्हेन रिसीव बोथ एक्रूवल मेथड एंड कैश बेसिस टैक्स पेयर। यही लाइन के ऊपर आपको कंफ्यूजन किया जाएगा। कंफ्यूजन कैसे किया जा सकता है? आपको बोल दिया जाए कि आप एक्रूवल बेसिस के क्या हैं, और मैं ये बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली रेंटल इनकम के लिए, और किसी इनकम में दिमाग मत लगा लेना। पता चला आपने ऑडिट फीस, कंसल्टेंसी फीस में भी दिमाग लगा लिया। मैं यहां पे स्पेसिफिक बात कर रहा हूं रेंटल इनकम के लिए। तो सर अगर हम अक्रूवल के हैं, $1,000 पर मंथ रेंट है, तो हमारे हिसाब से तो अर्न हमने 12 किया, लेकिन हमको 2,000 अगले साल का भी मिल गया है ना, तो हमें 14,000 क्या करना पड़ेगा? हमारी टैक्सेबल इनकम दिखानी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, प्रीपेड बोल रहे हैं, प्रीपेड रेंट में, स्पेसिफिकली प्रीपेड रेंट में सर आप क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई टैक्स पेयर चाहे अक्रूवल बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं, चाहे कैश बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, नेक्स्ट ईयर का एडवांस में अगर उसको रेंट मिल गया, एस IRC कोड, उसको अपनी टैक्सेबल इनकम में उसको कंसीडर करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरा एग्जांपल, सर अक्रूवल बेसिस है, अब एक कॉन्सेप्ट है आउटस्टैंडिंग अरियर, उसको भी समझिए। सर यही $1,000 हमारा पर मंथ रेंट था, सर हमें 12,000 इनकम होनी चाहिए, बट एक्चुअल में हमने अगर 11,000 ही रिसीव किया है, तो बेटा ध्यान रखिए 11 रिसीव किया है आपने, कितना? तो अगर आप अक्रूवल बेसिस के टैक्स पेयर हैं तो 12,000, क्योंकि अर्न बेसिस पे आपने 12 अर्न तो कर लिया ना। 1,000 भले ही आपका एरियर है, आउटस्टैंडिंग है, वो आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, बट स्टिल अगर आप अक्रूवल बेसिस के टैक्स पेयर हैं तो आपको 12,000 आपकी टैक्सेबल इनकम दिखानी होगी। सर हम कैश बेसिस पे, तो बेटा जितना आपने रिसीव किया 11,000, आपने 11,000 रिसीव किया, 11,000 की आपकी टैक्सेबल इनकम कंसीडर की जाएगी। अब कुछ और कॉन्सेप्ट, सेकंड पॉइंट में आप देखिए, पेमेंट बाय लेसी ऑफ एनी एक्सपेंसेस ऑफ लेसर इज जनरली कंसीडर एडिशनल रेंटल इनकम टू दी लेसर। आपने, लेसी मतलब किराएदार, आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली और उसके अंदर कोई कैपिटल इंप्रूवमेंट करा लिया। कैपिटल इंप्रूवमेंट मेड बाय द लेसियर नॉट इनकम अनलेस लिeu ऑफ पेइंग रेंट और एक्सचेंज ऑफ रिडक्शन ऑफ रेंट। एग्जाम्पल, आपके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, आपने क्या किया, उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पे दे दिया, और आपका जो किराएदार था उसने उस कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर शोकेस, शोरूम मतलब कैबिन बना दिया, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया। तो अब वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर उसने किया, उसने बोला कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके बदले में मैं आपको अगले 2 महीने का रेंट नहीं पे करूंगा, क्योंकि मेरा जो कैबिन बनाने में एक्सपेंडिचर आया है। तो वो बोल रहे हैं ना कि कैपिटल इंप्रूवमेंट को हम वैसे तो ग्रॉस इनकम नहीं मानेंगे सामने वाले की, लेकिन अगर उसके कारण इन लिeu ऑफ पेइंग रेंट, इन लिeu मतलब के बदले में,
कि रेंट के बदले में वो इंप्रूवमेंट था, या सामने वाला आपका रेंट रिड्यूस कर देता है। तो ध्यान रखिए, जितना उसने आपका रेंट रिड्यूस किया उतना अमाउंट आपकी क्या मान ली जाएगी, ग्रॉस इनकम मान ली जाएगी। एग्जांपल सर समझते, हमने एक प्रॉपर्टी किराए पे दी $2000 पर मंथ, तो सर हमारे हिसाब से तो हमें 24,000 मिलना चाहिए, साल भर में 24। उस पर्सन ने क्या कराया, एक कैबिन बनाया, उसने हमें बोला कि भैया 4,000 का तो मैं आपके काट रहा हूं, मैं आपको 20,000 ही पेमेंट करूंगा, 20,000 पेमेंट करूंगा। तो ध्यान रखिए, ये जो कैपिटल इंप्रूवमेंट है, भले ही उसने आपको 4,000 काट के 20 दिए, लेकिन आपकी रेंटल इनकम कितनी मानी जाएगी, 24 मानी जाएगी। तो अगर किसी प्रकार का कोई कैपिटल इंप्रूवमेंट है, इसके कारण रेंट रिड्यूस किया जाता है, तो उस पोर्शन को भी ग्रॉस इनकम माना जाता है। द इनकम इज टैक्स व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने बेच दी तो उससे रिलेटेड आपको इनकम होगी। कंसिडरेशन रिसीव बाय लेसर फॉर कैंसिलेशन ऑफ लीज इज ए सब्सटीट्यूशन ऑफ रेंटल पेमेंट्स एंड नॉट ए रिटर्न ऑफ कैपिटल। एक और एग्जांपल, आपने किसी पर्सन को किराए पे प्रॉपर्टी दी, हाँ सर दी, आपने बोला $5,000 पर मंथ किराया होगा, और ये $5,000, सॉरी यहां ले लेते हैं, आपने बोला सर $5,000 किराया है पर मंथ, और ये आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि अगले 3 साल तक आप हमारी इस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाइड करोगे। आप 3 साल का हमें एग्रीमेंट बनाइए, और अगर आप 3 साल के पहले अगर इस लीज एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देते हो तो आपको 7,000 टोटल पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये जो पेनल्टी का अमाउंट है, ये जो कैंसिलेशन चार्जेस है, इज ए सब्सटीट्यूशन ऑफ रेंट पेमेंट, मतलब इसको हम उस पर्सन की इनकम मान लेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट में, लीज एग्रीमेंट में कैंसिलेशन के प्रोविजन होते हैं, तो कैंसिलेशन चार्जेस लैंडलॉर्ड के या लेसर के क्या माने जाते हैं, ग्रॉस इनकम उसको कंसीडर किया जाता है। प्रॉपर्टी और सर्विस रिसीव्ड, लास्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टी और सर्विस रिसीव्ड एज ए रेंट इन ल्यू ऑफ कैश मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रेंट इनकम एट अ फेयर वैल्यू। इस लाइन को हाईलाइट कर लो, एट अ फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और सर्विस। हमने किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दी 1 साल के लिए, उसके पास एक कार पड़ी थी, वो आपको कैश नहीं दे पा रहा था, कार दे दी उसने आपको। इन ल्यू ऑफ कैश अगर वो कोई प्रॉपर्टी दे देता है तो उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो रिसीव करने वाले पर्सन की टैक्सेबल इनकम मान ली। आपने किसी को प्रॉपर्टी दी, उसने बदले में आपको रिलायंस कंपनी के शेयर दे दिए, और आपने देखा कि रिलायंस कंपनी का एक शेयर जो कोटेड है स्टॉक एक्सचेंज में 2,000 रुपए में कोटेड है, उस और मान के चलिए आपको 1,000 शेयर मिले, तो 1,000 इंटू 2,000 कर दो, कितना हो जाता, 20 लाख आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। हमने क्या किया, हमने जो प्रॉपर्टी मिल रही है रेंटल प्रॉपर्टी को किराए पे देने पर, हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को हमने हमारी ग्रॉस इनकम कंसीडर किया है। तो ये ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको रटना नहीं है बच्चों, अंडरस्टैंड करना, और सर लिखना तो है ही नहीं, एमसीक्यू बेसिस एग्जाम है। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया कि इनरोल्ड एजेंट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, और बार बार बोलता हूं बेटा इट्स अ गोल्डन प्रोफेशन। सही तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होंगे, पास होंगे। चलिए विल सॉल्व फ्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने अभी पढ़ा है, देखते हैं कि हम लॉजिक्स को यहां पर इंप्लीमेंट कर पाते हैं
या नहीं कर पाते। फिर हम अगले सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे, तो 4-5 छोटे MCQs के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। चलिए।